Good evening, viewers. Hello, sir. Hello. So, I am Ananda and I am glad to welcome you to the first FP Live of Comprehensive Blood and Cancer Center CBCC. Cancer is such a disease that shakes up not only an individual but also the family. Awareness and early detection, followed by comprehensive treatment, surely increases the chances of cure. Today, we'll talk about gynecological cancers, all the basics that you need to know about. We have Dr. Saket Mittal, who is a consultant surgical oncology at SRJ CBCC Cancer Hospital, Indore. I welcome you, doctor. Thank you, Miss Ananda. And we'll quickly start this session. So, my first question is what are Yeah. the gynecologic cancers, sir? So, under the umbrella of gynecology, so these gynec cancers basically has six types of cancer. इसमें छह प्रकार के cancers होते हैं. Ji, sir. So, these cancers are like first is ovary cancers, tube cancer, uterine cancer, cervix cancer, vagina cancer and vulval cancer. तो ये छह प्रकार के कैंसर्स अपन एक गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में इंक्लूड करते हैं. अच्छा सर. सर, सो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स जो आपने अभी इतने बताए, तो उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है कि अपन को ये मालूम होना चाहिए कि किस कैंसर किस वजह से कौन सा कैंसर होता है. जी सो सर. कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो कैंसर्स डेवलप ना हो. और कुछ अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते एंड वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे ओवरी कैंसर, सर्विक्स कैंसर हो चाहे यूट्रस कैंसर हो. तो ये ओल्ड एज में ज्यादा प्रेजेंट करते हैं. तो ओल्ड जी एज सर. इज वन ऑफ द वन रिस्क फैक्टर फॉर दैट. अदर रिस्क फैक्टर्स आर अगर किसी इंडिविजुअल को अर्ली मिनाकी है, इसका मतलब है कि उसके जो ऑनसेट ऑफ पीरियड्स हैं वो अर्ली एज में आए हैं. यूजुअली ये 12 to 13 एज में आते हैं. लेकिन अगर किसी को वो 10 साल 11 साल या उससे भी पहले आते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है. अगर किसी का मीनोपॉज जिसको बोलते हैं कि जिसके पीरियड्स कंप्लीटली स्टॉप हो गए हैं, अगर ये बहुत लेट होते हैं, जैसे यूजुअली फीमेल्स इंडियन फीमेल्स में 55 एज तक ऑलमोस्ट मीनोपॉज अटेन हो जाता है. लेकिन ये उसके बियॉन्ड जाता है या उसके और आगे जाता है मीनोपॉज, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है. तीसरा रिस्क फैक्टर होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो अपने हाथ में है, वो है नलीपैरिटी. इसका मतलब है कि जो फीमेल्स को या हु डोंट वांट चिल्ड्रन, तो उसके अंदर यूट्राइन कैंसर्स और ओवेरियन कैंसर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं. एक और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, वो है यंग एज में ओबेसिटी, वेट गेन या मोटापा. यंग एज मींस जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, व्हेन यू आर लाइक बिटवीन 12 to 40 इयर्स ऑफ एज, अगर आप में ओबेसिटी है तो भी एक हाई रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवेरी कैंसर्स के लिए और यूटेराइन कैंसर्स के लिए. एक और रिस्क फैक्टर होता है, वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी इन्फेक्शन. सो आज की डेट में अपने पास ऐसी रिसर्च है विच सजेस्ट कि सर्विक्स कैंसर 99% ऑफ सर्विक्स कैंसर 99% सर्विक्स कैंसर एचपीवी से होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं. मैं इसके बारे में आगे और चर्चा करूंगा एचपीवी इन्फेक्शन के बारे में. जी सर. आगे और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो वो होता है टोबैको, स्मोकिंग एंड अल्कोहल. तो ये तीनों चीज भी ओवेरियन कैंसर्स और यूट्राइन कैंसर से एसोसिएटेड हैं. कुछ ऐसे पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर पेशेंट्स जो टमॉक्सिफेन एक दवा लेते हैं, तो उनके अंदर भी यूट्राइन कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा, इसके उल्टा कुछ ऐसे प्रिवेंटिव फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अगर प्रेजेंट हैं या फिर जो अपन करते हैं तो उनसे कैंसर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. जैसे कि एक फैक्टर है ओसीपी यूज, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स.
तो ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि जो महिलाएं ओसीपीज यूज करती हैं उनमें यूट्राइन कैंसर्स और ओवेरियन कैंसर्स होने के चांसेस कम होते हैं। जो फीमेल्स हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं, ओबेसिटी नहीं होती है, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होता है, दे आर एक्टिव, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, who maintain their weight properly, तो उसके अंदर कैंसर्स जो है चांसेस कम होते हैं। एक और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री। खासकर ओवेरियन कैंसर्स में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इसका मतलब है कि जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने सिबलिंग्स हैं या अपने बच्चे हैं, अगर इनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की कोई हिस्ट्री है तो आपको भी उसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। या फिर आपकी फैमिली में, बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली में अगर कोई यंग कैंसर पेशेंट है, मतलब यंग एज पे उसका कैंसर डायग्नोसिस बना है, ब्रेस्ट कैंसर का, कोलोन कैंसर का, ओवरी कैंसर का, यूट्राइन कैंसर का, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसको फैमिलियल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं आनुवंशिक, जो फैमिलीज में रन करता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड रहते हैं ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर और सर्विक्स कैंसर में। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहती है, वो है पर्सनल हाइजीन। तो सर्विक्स कैंसर में पर्सनल हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर्विक्स कैंसर मेनली एक रूरल पॉपुलेशन एरिया की डिसीज है, कैंसर होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ की पर्सनल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती है उनकी। सो प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपन अपने फेस का या फिर आर्म्स का या चेस्ट का रखते हैं। तो ये बेसिक बेसिक रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कुछ अनमॉडिफाइबल हैं, कुछ मॉडिफाइबल हैं। जी और सर। कुछ फीमेल्स जो मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेती हैं, जैसे ईस्ट्रोजन पिल्स हो गई, प्रोजेस्टेरोन पिल्स हो गई, तो ऐसी फीमेल्स में भी इंक्रीज्ड रिस्क होता है यूट्राइन कैंसर्स का और ओवेरियन कैंसर्स का। जी सर। सर, सो आपने अभी जैसे फैक्टर्स बताए, ऐसे गायनेकोलॉजिकल कैंसर जो होते हैं उसके सिम्टम्स भी होते होंगे ना, कि किस तरह से होता है, क्या करेक्ट। होता है, क्या सिम्टम्स होता है, क्या हमको उसमें ध्यान देना चाहिए? सो वुड यू प्लीज एक्सप्लेन करेक्ट। दैट? सो पहले अपन ये समझते हैं कि जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं वो मोस्टली मिडिल एज से ओल्ड एज में कॉमन होते हैं। मिडिल एज से ओल्ड एज कॉमन मतलब मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज। सो 40 to 60 and 60 बियॉन्ड इट इज कॉमन। ओवरी कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकता है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? हर पार्ट का कैंसर का सिम्टम्स कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को पीरियड्स के अलावा बीच बीच में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, पर वजाइनल स्पॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंटली होती है, तो अपन को इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। मोस्टली इसके अंदर या तो यूट्राइन कैंसर हो सकते हैं या फिर सर्विक्स कैंसर हो सकते हैं। ऐसी फीमेल जिनका मेनोपॉज आ चुका था, उनको मेनोपॉज आने के बाद कोई भी उसके बाद दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, लेकिन फिर एक वक्त बीतने के बाद अगेन दे हैव स्टार्टेड ब्लीडिंग पर वजाइनली, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स टू इवैल्यूएट। इस सिम्टम्स के आने के बाद भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए फॉर यूट्राइन कैंसर्स एंड सर्विक्स कैंसर बोथ। कुछ पेशेंट्स में मे बी लेस, दे कैन हैव एब्डोमिनल पेन, पेट में नीचे के साइड में दर्द हो सकता है, या फिर आप अगर कोई फीमेल थिन बिल्ट है, अगर वो नहाते वक्त कई बार उनको खुद का एब्डोमेन पाल्पेट हो जाता है कि दे कैन फील समथिंग इन दी टमी, नीचे की ओर की कुछ मास पाल्पेट उनको हो जाता है। ओवेरियन कैंसर्स के मोस्टली सिम्टम्स आते हैं कि नीचे की ओर में उनको हल्का हल्का दर्द रहेगा, मे नॉट बी दैट सीवियर। कभी कभार कुछ केसेस में 5 to 10% केसेस में एक्यूट पेन भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनका पेट फूल रहा है, एब्डोमिनल फुलनेस होती है, किसी को लगता है कि उनके पेट में पानी भर गया है, इसको मेडिकली अपन असाइटिस बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनकी यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी बढ़ गई है।
कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका एपेटाइट जो है वो बहुत कम हो गया है, उनको नॉशिएटिंग फील होता है। तो लगभग ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ओवेरियन कैंसर को पॉइंट आउट करते हैं। या फिर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल जो है या फिर पेशेंट जो है किसी और चीज के लिए उसने अपने टमी का एग्जामिनेशन करवाया, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई या फिर कोई सीटी स्कैन या एमआरआई करवाया, और इंसिडेंटली मालूम चलता है कि उसको पेशेंट को ओवरी के अंदर कोई मास है या फिर गठान है। तो उसके सिम्टम्स में बेसिकली थोड़े से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पेट फूलना, पेशाब का बार बार आना, एपेटाइट का कम हो जाना, नौशिया फील होना, या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं गायनिक कैंसर्स के। और ये सिम्टम्स को ज्यादातर अपन कोरिलेट कर लेते हैं कि कोई ऐसे ही हो गया होगा या फिर स्ट्रेस के कारण हो गया होगा। सो आई थिंक अपन को कोई भी सिम्टम्स जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू शुड कंसल्ट द एक्सपर्ट एंड अकॉर्डिंगली यू शुड एक्ट। Right, sir. So this is the most important message from Dr. Saket, Yes, that you should consult your doctor whenever you feel any whenever you symptoms feel. or yes, changes in your body. You must consult your doctor. So my मैं next आपसे एक question. चीज़ कहना चाहूंगा मिस आनंदा कि Yes, मोस्ट ऑफ sir. द टाइम्स इंडिया में अपने पास एडवांस स्टेज के कैंसर आने का मेन कारण ही यही होता है, दैट इज सिम्टम्स इग्नोरेंस। क्या रहता है कि किसी फीमेल को, किसी पेशेंट को सिम्टम्स आए, एब्डोमिनल पेन हुआ या फिर कुछ उसको एबनॉर्मल पर वेजाइनल ब्लीडिंग हुई, एक जी या सर. 2 दिन उसको ऐसा लगा, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई, तो उसको जी लगता है सर. कि वो ऐसे ही हो गया होगा, कुछ और होगा, इस टाइप से अपने यहाँ एक एक दिमाग में बन जाता है नोशन। फिर उसको Right. पीरियोडिकली 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद या कुछ एक टाइम पीरियड के बाद फिर से उसको दोबारा से वो सिम्टम्स आते हैं। फिर या देन शी गॉट कि भी इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो वो जो एक 3-4 महीने का अपने पास एक गोल्डन पीरियड रहता है, जो जी. कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जिसको अपन कर सकते हैं, और अपन को मालूम है कैंसर में द अर्ली द बेटर, जितनी जल्दी आप उसको ट्रीट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जी सर. जी सर. तो So some. सिम्पटम इग्नोरेंस इज व्हाट कि अपन को अवॉइड करना चाहिए। यस। Right, sir. So sometimes I have observed that females, they do feel awkward visiting the doctors. So please do not do this. And rightly, doctor has said, ki please visit your doctor as early as possible. यस, करेक्ट। So, sir, moving forward, my next question is, which is the most common gynecological cancer, sir? Good question. So, talking about India and talking about females per se. So, the most common gynecological cancer in India is cervix cancer. Cervix is हिंदी में उसको बोलते हैं कि बच्चेदानी का मुंह, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। So that बच्चेदानी का मुंह is called in medical term is called cervix. So it is the most common gynecological cancer in India in Indian females. In per se in females, breast cancer per se is the most common cancer in India. Actually, it's in the whole world, breast cancer. So cervix cancer is the most common. Yes. Right, sir. Sir, so gynecological cancers जो होते हैं, are they like, can they be prevented? Yes, nice question. So अपन को भी मालूम है, अपन को भी सिखाया जाता है कि दुर्घटना से देर भली, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो क्या अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो यस, वी कैन प्रिवेंट दीज कैंसर्स। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिस्क फैक्टर्स में सम रिस्क फैक्टर्स आर मॉडिफाइबल, व्हिच मींस जो अपने हाथ में है कुछ रिस्क फैक्टर्स, एंड सम रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर नॉट मॉडिफाइबल, जो अपने हाथ में नहीं है। अब अपन को अपना मीनार कब आएगा, अपना मीनोपॉज कब होगा, ये सब चीजें अपने हाथ में नहीं है। अपनी फैमिली हिस्ट्री है किसी कैंसर की, ये भी अपने किसी हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है वो है एक पर्टिकुलर वेट को मेंटेन करना, वेट गेन ना होने देना, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना,
अपन के खाने पीने में अपन जो लेते हैं, वी शुड टेक इट वेरी कॉन्शियसली। कुछ भी उठा के कुछ भी खा लेना, इट्स नॉट अ गुड हैबिट टू ईट एक्चुअली, एंड दिस इज द कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। प्लस अगर अपन को ऐसा लगता है कि अपन को कोई सिम्टम्स हैं, तो उसको इग्नोर ना करते हुए उसका जल्दी से जाके उसको निराकरण करना, या फिर उसको ऐसा कह सकते हैं कि वी शुड कंसल्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स। जी सर। And OCP use, yes, of course, one OCP use is also one राइट of the सर। factor where सर, we can present these things. Yes. राइट सर। सर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स जो होते हैं वो ट्रीट कैसे होते हैं आपके यहाँ पर सीबीसीसी में, इंदौर में ट्रीट कैसे होते हैं सर? हाउ इज द ट्रीटमेंट टू Yes. बी? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है कि जब कैंसर का डायग्नोसिस बनता है तो पेशेंट के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा। पहले से कई सारे दिमाग में र्यूमर्स रहते हैं कि भाई कैंसर की कीमोथेरेपी लगेगी, बाल उड़ जाएंगे, नौशिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, ये सब तरह की चीजें रहती हैं। सो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बाद अपन बात करें ट्रीटमेंट की बात, तो हर पार्ट का कैंसर, जैसे ओवरी कैंसर हो या फिर ट्यूब का कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, सर्विक्स हो, वजाइना हो या वल्वल कैंसर्स हो, इन 6 प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो अलग रहता है, और ये कंप्लीटली डिपेंड होता है पेशेंट की स्टेज पे। पेशेंट किस स्टेज पे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ओवेरियन कैंसर का पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आता है, तो सर्जरी इज द क्योर। अगर वो अर्ली स्टेज 1 या अर्ली स्टेज 2 में अपन को प्रेजेंट करता है, तो समटाइम्स इन दीज पेशेंट्स यू कैन अवॉइड गिविंग कीमोथेरेपीज, सो सर्जरी आप अवॉइड कर सकते हैं। वहीं अगर कोई ओवेरियन कैंसर एडवांस स्टेज में आता है, देन आपको उसके अंदर कीमोथेरेपी एंड सर्जरी दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली यूट्राइन कैंसर्स में, यूट्राइन कैंसर्स अगर स्टेज 1 स्टेज 2 तक के कैंसर्स अगर अपन को प्रेजेंट कर जाते हैं, तो सर्जरी इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, और कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स में रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। सर्विक्स कैंसर की बात करें तो सर्विक्स कैंसर भी स्टेज पर डिपेंडेंट रहता है। अर्ली स्टेज में आप सर्जरी करते हैं पेशेंट्स की, और एडवांस स्टेज में आप सर्जरी नहीं कर सकते उन पेशेंट्स की, तो आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन देना पड़ता है। सो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का ट्रीटमेंट 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि वो किस पार्ट का है कैंसर फर्स्ट, और किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है सेकंड। तीसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करता है वो ये है कि पेशेंट की जनरल कंडीशंस कैसी है। कुछ पेशेंट्स जो हैं जो सर्जरी या कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उन पेशेंट्स में हो सकता है कि प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट ना हो पाए, और कुछ उनके जनरल कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़े ट्रीटमेंट। करेक्ट सर। सर, सो बहुत बार ऐसा सुना है कि जब भी कैंसर की ट्रीटमेंट होती है तो तब साइड इफेक्ट्स भी होती हैं। सर, सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट सर? यस, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो एक एक करके अपन बात करते हैं कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में क्या एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सर्जरी। तो सर्जरी के मेनली जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि मेनली जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, वो या तो इमीडिएट सर्जरीज ही सबसे ज्यादा आते हैं। माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे वुंड में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई वुंड के स्टिचेस ढीले हो गए, या फिर उनके अंदर से पानी आने लग गया, या फिर किसी को कोई ब्लीडिंग का कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया। लेकिन
अगर अपन आज की बात करें, व्हाट वी हैव इन आवर सेंटर एंड व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। कि क्योंकि नाउ वी हैव ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, ऑल द लेटेस्ट मशीन्स, कि जिसके द्वारा वी कैन कंट्रोल, वी कैन मिनिमाइज, वी कैन नलीफाई दोज कॉम्प्लिकेशंस। सो we have in our centers those facilities in respect to surgery, chemotherapy and radiation, कि अपन इन तीनों के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको कम कर सकें। जैसे कीमोथेरेपी में भी कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो है नौशिया, वॉमिटिंग, एपिटाइट का कम हो जाना, मे बी बालों का झड़ना, स्किन पे रैश आना। लेकिन आजकल कीमोथेरेपीज भी इतनी सेफ हो गई हैं कि ये सब चीजें आती भी हैं, तो वी हैव सम अदर मोडालिटीज, सम अदर ड्रग्स, जिससे अपन इन सब चीजों को कम कर सकते हैं। सिमिलरली रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में बहुत बड़ा एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो जो पिछले 50-60 साल की जो रेडियोथेरेपी है और आज की रेडियोथेरेपी मशीन में ह्यूज डिफरेंस है। वो ऐसा है कि आज की रेडियोथेरेपी इतनी प्रिसाइज है कि जिस टारगेट को अपन को हिट करना है, अपन वो टारगेट चूज कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल पार्ट्स में रेडिएशन जाता है, तो उसको अपन बचा सकते हैं। साइड इफेक्ट्स मेनली तभी आते हैं अपने पास जब नॉर्मल पार्ट इफेक्ट ज्यादा हो जाता है उसका। तो नॉर्मल पार्ट को जब आप स्पेयर कर लेते हैं, जब आप उसको बचा लेते हैं, तो साइड इफेक्ट्स उतने ही कम हो जाते हैं। सो बिलीव मी व्यूअर्स, कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या इवन 10 साल पहले भी आपने जो सुना था रिश्तेदारों में या फिर खुद की फैमिली में या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बिलीव मी। सो with the passing time, we have reduced those complications and side effects. I can't say कि मैंने उसको नलीफाई कर दिया है या फिर हम नलीफाई कर चुके हैं उस चीज को, but believe me, they are drastically been reduced. True, sir. True. True. Right. Sir, so when we have talked about the factors, the symptoms, the treatment, which you provide, side effects होती है treatment की, तो सर health tips कुछ आप दे सकते हैं जिनको gynecological cancers और those who are already suffering from gynecological cancers? Yes. Very good question. ये जो कि जनरल एक अवेयरनेस क्वेश्चन भी है और बहुत पेशेंट्स काम के लिए भी है। मेरे ख्याल से इसी प्लेटफॉर्म पे वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। जनरली ओपीडीज में पेशेंट रश के कारण या फिर डॉक्टर कम टाइम दे पाते हैं, उसके कारण आप इस टॉपिक पे आप कभी बात ही नहीं कर पाते पेशेंट से। हेल्थ टिप्स, सो बेसिकली कैंसर पेशेंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट्स की जो साइकोलॉजी रहती है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, एंगर, ये सब चीजें हो जाती हैं पेशेंट्स को। और उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आती हैं। तो वन बाय वन वी शुड कोप इट अप। तो अगर आप बात करें साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द पेशेंट, तो उनके लिए सबसे अच्छा हेल्थ टिप ये रहता है कि बिलीव योर ऑन्कोलॉजिस्ट फर्स्ट। आपको किसी एक ऑन्कोलॉजिस्ट पे बिलीव करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिसीज, कि आपको क्या डिसीज है। जब आप ये साइकोलॉजी ले लेंगे कि यस आई ट्रस्ट माय ऑन्कोलॉजिस्ट, मुझे कैंसर है बट आई हैव टू फाइट फॉर दैट, तो आप अपने आप पॉजिटिव फील करेंगे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिविटी के साथ जब आप लेते हैं कि नहीं, एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, एट द एंड ऑफ these therapies, I will be a survivor, I will be a cancer survivor. So ये फीलिंग जब आपके मन में आती है, then you should be positive for that. तो इसके लिए पॉजिटिव बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से या फिर नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए अपनी साइकोलॉजी को परफेक्ट बनाने के लिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है आपके दिमाग में, डोंट कीप इट इनसाइड। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कीजिए।
नेगेटिविटी के साथ ट्रीटमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, एडवर्स इफेक्ट्स जरूर आते हैं पेशेंट्स पे, इसलिए पॉजिटिव रहना, हमेशा होपफुल रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्पिरिचुअल बिलीफ है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। एक रेगुलर हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली डे टू डे लाइफ में जो आप फॉलो करते हैं बिफोर कैंसर ट्रीटमेंट, यू शुड फॉलो दीज थिंग्स आल्सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट आया है। सो इट यू शुड टेक इट एज अ लाइफ इवेंट विच इज यूजुअल। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप काम करते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है सोचना, लेकिन यू हैव टू रिपीटेडली थिंक कि नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर है, सपोर्टिव स्टाफ है जो मुझे इस जर्नी से आगे ले जाएगा। तो फर्स्ट हेल्थ टिप इज अबाउट साइकोलॉजी, जो उसको आपको मेंटेन करना है, स्पिरिचुअल मेंटेन करना है। थर्ड इज हेल्थी लाइफस्टाइल, एक रूटीन होना चाहिए सुबह उठने का से लेकर रात के सोने तक का, आपके खाने से लेकर, आपके काम करने से लेकर, आपके ट्रीटमेंट से लेकर, आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, एक रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए। क्योंकि ऐसा अधिकतर मैंने पेशेंट्स में देखा है कि उनको कैंसर या फिर उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स के कारण या फिर उसके बारे में सोचने के कारण उनको नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कैंसर ट्रीटमेंट को। सो फोर्थ पॉइंट इज ईटिंग हैबिट। सो ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, बेसिकली इन द कीमोथेरेपी स्पेसिफिकली, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इस कम इम्यूनिटी में आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी रखनी होती है टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। बहुत सिंपल एक फंडा ये रहता है कि कोई भी चीज रॉ नहीं खानी चाहिए या फिर रखी हुई कटी हुई नहीं खानी चाहिए। रॉ इन द सेंस कि जैसे रॉ फ्रूट्स है उसको अपन ने खा लिया बिना उसको धोए, बिना उसको स्क्रब किए, या फिर रॉ नट्स है उसको ऐसे ही खा लिया बिना उसको माइक्रोवेव किए या फिर बिना उसको अपने पैन में हीट किए हुए। सो द थिंग इज कि ईटिंग शुड बी वेरी हेल्दी, ईटिंग शुड बी वेरी हाइजीनिक ऑल्सो। आपकी इम्यूनिटी कम है, अनहाइजीनिक खाना खाएंगे, दिस कैन लैंड अप यू इन द इन्फेक्शन। तो रखा हुआ खाना या फिर कटा हुआ सलाद या फिर बहुत पुराना कटा हुआ फल वो नहीं खाना चाहिए। ताज़ा कटा हुआ सलाद, ताज़ा कटा हुआ खाना, ये सब चीज़ें आपको खाने चाहिए। अच्छा, बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए बेसिकली, तो उनसे मेरा सिर्फ यही कहना रहता है कि जो रेगुलरली आप यूजुअली बिफोर ट्रीटमेंट जो आप खाते थे उसको आप चालू रख सकते हैं। उसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको इतना करना है कि डीप फ्राइड चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मिर्च, मसाले, खटाई, इस टाइप की चीजें अवॉइड करनी है आपको। हेल्दी फ्रूट्स का इंटेक, हेल्दी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। कोशिश करें रॉ फ्रूट्स की बजाय उसको स्क्रब करके, मे बी छिलका उतार के या फिर उसको माइक्रोवेव करके आप रॉ फ्रूट्स खा सकते हैं। जूस भी आप पी सकते हैं अगर आपको फ्रूट अच्छे नहीं लगते। अगर जूस और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट इज मच बेटर। हाँ, होल फ्रूट, अगर आपको एप्पल शेक की बजाय आई गेस एप्पल इज मच बेटर, लेकिन आप एप्पल अच्छा नहीं लगता तो आप एप्पल शेक भी ले सकते हैं। तो ये हेल्दी टिप्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड one more thing is yoga or some form of exercise which can be aerobics, walking, running, swimming, any kind of sports, whatever it is. So during treatment and also after treatment you should maintain these healthy tips. So health is nothing, it's not like a one time affair कि आज आपने 2 किलोमीटर दौड़ लिया और अगले एक हफ्ते का काम हो गया। So health is like a dynamic process, it is a day to day process. It includes 4 things. It includes discipline in eating, sleeping, working and in emotional things. So ये आप 4 चीजों में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। So I think these health tips may help the cancer patients during treatment and after treatment also. Right. So, what a powerful message you have given, sir. Thank you so very much. Really appreciate it. And so now Thank you. we are done with our session. Like questions, I would request. May I please have the viewer questions? Right, sir. So Janvi Singh is asking who is at risk of this gynecological cancer. So those uh, those individuals first who has a family history of
breast cancer or a family history of an ovarian cancer in first degree relatives, or there are multiple cancer patients in their family or in their extended families. So these patients are at increased risk. Those patients who have HPV infection are also at risk of gynecological cancer, especially cervix cancer and vulval cancers. Nulliparous patients who have infertility issues, patients who are taking hormone replacement therapies, patients who are undergoing treatment of polycystic ovarian syndrome, PCOS or PCOD. They also have an increased risk of ovarian cancer. Those patients who are having young obesity, it means in younger age group they are obese, or their weight is too much according to their weight, according to their height. So those patients are also at risk of endometrial cancers. May I please have the next question? Vipin is asking, are there any vaccines to prevent gynecological cancer, sir? Yes, very good question actually. So Indeed. 20 years back, so 30 years back, nobody has thought that a vaccine can prevent a cancer. So usually we are aware that vaccine prevents infection. सो बच्चों में एक शेड्यूल के साथ आप लगवाते हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पूरी जनरल पब्लिक में ऐसी ही अवेयरनेस है कि वैक्सीन जो है वो तो बच्चों के लिए होती है, ये कैंसर कैसे प्रिवेंट करेंगे. लेकिन नाउ वी हैव वन कैंसर वैक्सीन व्हिच has surely shown that cervix cancer is preventable. So we have cancer vaccine for cervix which prevents it. So this is a bivalent or a quadrivalent vaccine. सो इस वैक्सीन की खूबसूरती ये है कि अगर इस वैक्सीन को सही टाइम पे लगाया जाए तो फ्यूचर में होने वाले एचपीवी इन्फेक्शन को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% यू कैन प्रिवेंट इट. अगर ये वैक्सीन जो है जो आईएपी की गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस के अनुसार अपन लगाते हैं, तो 9 साल से 13 साल तक की उम्र में या 16 साल तक की उम्र में 2 डोसेस ही काफी रहती हैं 6 महीने के अंतराल में. अगर 16 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा है तो उसमें अपन को 3 डोसेस की जरूरत पड़ती हैं. जी सर. 1 महीने और फिर 5 महीने के अंतराल में. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैं चाहूंगा कि ये आप सब लोगों से, अपने जानने पहचानने वालों से जो सब सुन रहे हैं, इसको शेयर करें कि नाउ कैंसर, cervix cancer is a preventable disease, is a preventable cancer through a simple vaccine only. Right, sir. Right, sir. Vipin, thank you so much for asking this question. Next question is Parth. Parth is asking, how much can it affect personal life? Yes, so cancer is a dreaded term. किसी को भी whosoever he may be or she may be, कितना भी वो पॉजिटिव रहता हो, जनरली जिसको भी ये मालूम चलता है तो it shatters your life, it shatters your plans. So ये पर्सनल लाइफ जो है उसमें पर्सनल प्रोफेशनल सब जगह अफेक्ट होना बहुत ज्यादा चालू हो जाता है. पर्सनली जो मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने कैंसर पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. लेकिन यू शुड बिलीव मी, आई हैव सो मेनी ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करा, बहुत अच्छे से उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट को कंप्लीट किया, दे आर कैंसर सर्वाइवर्स एंड नाउ दे आर वर्किंग एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल जो वो प्री कैंसर करते थे. तो आई थिंक इट अफेक्ट्स यू अ लॉट. योर पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है ड्यू टू कैंसर इटसेल्फ, साइकोलॉजिकली. एंड यस, कैंसर ट्रीटमेंट के अब यंग फीमेल हु हैज अ, जिसको ओवरियन कैंसर है, अगर उसमें अपन को उसकी ओवरीज निकालनी पड़े तो दे कैन फ्यूचर में दे हैव इनफर्टिलिटी इश्यूज. अगर वो उसकी शादी होती है, उनको दे वांट सम चिल्ड्रंस, तो उसमें इश्यूज होते हैं. लेकिन आप
अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करेंगे. सो वी हैव सम टेक्निक्स नाउ कि अपन ओवरी से ओवेरियन टिश्यूज रिट्राइव कर सकते हैं, ओवर रिट्राइव कर सकते हैं, जो फ्यूचर में उनको अगर इश्यूज करने हैं तो उसके लिए अपन प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब चीजें. सो फैमिली फ्रेंड्स आर द पिलर्स इन कैंसर ट्रीटमेंट, एंड ऑफ कोर्स ऑन्कोलॉजिस्ट तो है ही. सो पर्सनली आई फील यू हैव टू बी ओपन अप. जो आपके फियर्स हैं, जो आपके मन में चल रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, जो भी है, you should not Yes, sir. keep it inside. You should open up with your family, friends, whosoever you are Right, close sir. to. Right, sir. Right, sir. Very true, sir. Very true. Thank you, Parth. Next question, please. James is asking, अच्छा, किसी को अगर फैमिली में हिस्ट्री है, कैंसर की हिस्ट्री है, तो आगे क्या चांसेस रहते हैं कैंसर होने के साथ? So, like per se speaking, for gynec cancers only, अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब हो गया उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स, उसके भाई बहन और उसके बच्चे. अगर इसमें किसी को भी पर्सनल हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर्स की, सो दे आर एट हाई रिस्क. दे आर एट 1.5 to 2 fold times increased risk than the normal individual. अगर normal individual में for example 1 risk है, so they have 2 times the risk. Right, sir. Thank you, James. Harsh Bhavsar is asking, any advice for the family of someone suffering from cancer? ओके, सो फैमिलीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को हमेशा पॉजिटिव रखा जाए, उसको मोटिवेट किया जाए. उसको कभी भी उसको ये याद नहीं दिलाना चाहिए कि यू आर अ कैंसर पेशेंट, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सो यू शुड बी ऑलवेज बी motivating to the patient, and you should always feel a positive to the patient. Family has a biggest role in treatment. आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आते हैं, 10 मिनट 15 मिनट उसके कैबिन में बिताते हैं, वो आपको ट्रीटमेंट लिख के देता है. आपकी सर्जरी हुई तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन यहाँ रहते हैं. कीमोथेरेपी में आप 1 घंटा 2 घंटे डॉक्टर से मिलते हैं, रेडियोथेरेपी में आप 10 मिनट मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं. तो फैमिली का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट इज लॉन्ग ट्रीटमेंट. वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाता है, थोड़ा वक्त लगता है. तो इट चेक्स द पेशेंट पेशेंस एंड द फैमिली पेशेंस आल्सो. तो फैमिली True. को पेशेंस रखने की जरूरत होती है, मोटिवेट करने की जरूरत होती है, खुद भी पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है, और पेशेंट को भी पॉजिटिव रहने की जरूरत करती है. Right. एम्बियंस पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई वी कैन, I will, I can, a survivor, and you can also be a survivor. Yeah, True, sir. family True. has a big. True. True. Family is always, family plays an important role. Definitely, cancer patients में होता ये है कि they are not in the state of taking their own decisions. True, They sir. are psychologically weak. They are not in the state to think also for them. So family is somewhere कि उनको in and out मालूम है कि what is his or her future goals, उसको क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था. True. And family उसको spiritual goals, emotional goals and financial goals भी जानती है. True. तो True. सब तरीके से वो एक सपोर्टिव मेजर होता है पेशेंट का. Certainly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Harsh. Mani sir is asking, which age group of women mostly affected by cervix cancer, and is it curable of the stage like third or fourth or fifth? So in per se speaking, for the Indian scenario, cervix cancer ये मोस्टली 50 to 60 एज ग्रुप में और मोर देन दैट हो सकता है. जनरली वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो इट इज कॉमन इन 60 और मोर देन दैट. लेकिन इंडियन सिनेरियो में इट इज 10 years यंगर.
क्योरेबल की बात करें सो स्टेज 3 का क्योर रेट इज अराउंड 30%. Stage 4 per se it is not a curable disease. Stage 4 is more like a symptomatic and a palliative state. All right, sir. So we are done with our viewer questions as well. And Okay, yeah. all right. So Neha Agrawal is appreciating. Superb, she's saying. Janvi Thank Singh you. is also saying it was very informative session, sir. It was indeed very informative session, and we are looking Thank you. forward to have more FP Live sessions from CBCC. So, thank you so much, Yeah, sir. Thank definitely. you, and Thank thank you, you Miss so much Ananda. for giving such information. Which really empowers. Thank you so much, sir. Thank I'll you tell so you much. one thing I believe in is Yes, sir. one hashtag line I believe in is knowledge cures cancer. So Right, you have a right information, you have a right knowledge. So right. this is the only thing. This is the only way which so that you can cure the cancer. True, sir. So True, sir. आपको सही और गलत का जब आपको मालूम चलेगा, then Yes, only sir. you can differentiate कि भाई what is right for you and what is wrong, and then that's how Right. you proceed. So knowledge cures cancer. Yeah. So public awareness is very important in that. True, sir. True, sir. So we have one more question. Rajshri ji पूछ रहे हैं. Sorry, I joined late. That's all right, Rajshri ji. Can I please know if at uh, if Effective at menopause. menopausal stage, what cautions to be taken care of? So at the menopausal stage, the cautions is a very one simple thing कि जब when you have this menopausal state और जब आपका ये menopause आ जाता है, after that generally you should not have any kind of per vaginal bleeding after that. उसके बाद आपको कभी भी bleeding नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर menopause आने के बाद after menopause अगर आपको per vaginal bleed होता है, even spotting भी होती है, if you have these spotting or a per vaginal bleed, you should be cautious on that. आपको you should not ignore that and you should go for the examination by your oncologist or a gynecologist or whosoever doctor you concern. क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इसको बोलते हैं पीएमबी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज अ सिम्टम ऑफ यूट्राइन कैंसर और अ सर्विक्स कैंसर का या यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट सिम्टम हो सकता है. Second thing which you have to be cautious is hormone replacement therapy. So after attaining a menopause, post-menopausal symptoms आते हैं जैसे hot flushes, vaginal dryness. So इनको come up करने के लिए to come up with these things, your gynecologist may prescribe you hormone replacement therapy HRT. वो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकती हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए. Do discuss the side effects of these HRT with your gynecologist. Gynecologist से इस HRT का side effects जरूर discuss करें. Important is these HRTs has a role minimal or maybe 1.25 times role in breast cancer as well as in ovarian cancer. So these are the things which you have to be careful at the menopause. And general bone health of a woman is very important after menopause. Bone mineral density means जो bone density होती है वो reduce होना चालू हो जाती है after menopause. So जी. the female should take calcium supplementation regularly on that. You should take calcium supplementation regularly. Okay, sir. All right. Sir, so finally we are done with our questions and sessions as well. I would like to inform our viewers if you have any concerns, any questions regarding this topic, you please put your comments in the comment section and we'll surely get back to you. Thank you so much, Yeah. sir. Thank you so very much. Thank you so much, sir. Thank you, It Ms. was a Ananda. very informative session, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.